हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, बुक 3, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 4, अकाउंटिंग रेशियोज। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में प्रोप्राइटरी रेशियो। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Before that, let us understand what proprietary ratio is. It is a long-term solvency ratio. Fine. Long-term solvency का मतलब है कि एंटरप्राइज का लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी, हाउ साउंड इट इज, दैट इज डिटरमाइंड थ्रू कैलकुलेटिंग वेरियस सॉल्वेंसी रेशियोज। और आज हम पढ़ेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। So proprietary ratio establishes the relationship between proprietors funds and total assets. Proprietors funds का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड को इक्विटी भी कहते हैं, फाइन। और टोटल एसेट्स मतलब कंपनी के पास नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एसेट आएगा। मतलब हम यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी के पास जितना भी एसेट है उनको खरीदने के लिए या उनको एक्वायर करने के लिए प्रोप्राइटर्स फंड का कितना परसेंटेज इस्तेमाल हुआ है, मतलब टोटल एसेट्स का कितना परसेंटेज प्रोप्राइटर्स फंड से हुआ है, कंट्रीब्यूट हुआ है। सो इसको जानने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज प्रोप्राइटर्स फंड्स और शेयर होल्डर्स फंड्स और इक्विटी तीनों एक ही चीज़ है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। मतलब टोटल एसेट्स को हमको डिनोमिनेटर में रखना है और आंसर हमेशा पॉइंट्स में रहेगा, फाइन। इसे हम प्योर रेशियो में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्योर रेशियो का मतलब है x/y फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो फिर हम परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये रेशियो बहुत ज़रूरी है जब कंपनी को किसी तरीके का फंड्स या लोन वगैरह अरेंज करना होता है, बिकॉज द रेशियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर unsecured lenders and creditors as they can ascertain shareholders funds invested in total assets employed in the firm and thus safety margin availability to them। तो दो तरीके के लोन्स होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के लिए कोई ना कोई एसेट्स फिक्स्ड रहता है कि इस एसेट से हम लोन को सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन्स जो होते हैं वो हमेशा शेयर होल्डर्स फंड को देखते हैं कि शेयर होल्डर्स फंड टोटल एसेट्स का कितना परसेंटेज शेयर होल्डर्स फंड से फाइनेंस्ड है, ताकि उनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सेफ्टी मार्जिन उन्हें महसूस हो सके और वो फंड्स वगैरह कंपनी को देने के लिए तैयार हो सके। हाई प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब है कि एडुकेट सेफ्टी है अनसिक्योर्ड लेंडर्स या क्रेडिटर्स के लिए, मतलब उनको कंफर्टेबल लगेगा, मतलब वो खुशी खुशी फंड्स अवेलेबल करा देंगे कंपनी को। लेकिन अगर लो है प्रोप्राइटरी रेशियो तो ये इंडिकेट करता है ग्रेट रिस्क टू अनसिक्योर्ड लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स, क्योंकि उनके पास क्योंकि जो भी एसेट कंपनी ने एक्वायर किया है वो शेयर होल्डर्स फंड से फाइनेंस्ड कम है, मतलब उनका योगदान शेयर होल्डर्स फंड का कंट्रीब्यूशन कम है एसेट्स को एक्वायर करने में, और इसलिए उनके लिए कुछ एसेट्स बचे हुए नहीं हैं अनसिक्योर्ड लेंडर्स के लिए। सो एज द रिजल्ट देयर रिस्क इज हाई। सो लेट अस मूव अहेड विद द अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस सो दैट वी कैन डिस्कस द टॉपिक मच इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 53, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। और दिया हुआ है शेयर कैपिटल दैट इज 3 लाख रुपीज़, रिजर्व एंड सरप्लस रुपीज़ 1,80,000, नॉन करंट एसेट्स रुपीज़ 13,20,000 एंड करंट एसेट्स रुपीज़ 6 लाख। नाउ क्वेश्चन को देख करके ही आपको यहाँ से ही इंफॉर्मेशन तुरंत ही पता चल जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। नाउ बैलेंस शीट में हमने दो ही एसेट पढ़ा है, एक होता है नॉन करंट एसेट, दूसरा होता है करंट एसेट। सो ये नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को ऐड करेंगे आप तो आ जाएगा टोटल एसेट,
और शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करेंगे तो आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन 53 वी विल सी. इसे हम बैलेंस शीट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, शेयर कैपिटल ₹3 लाख का और रिजर्व एंड सरप्लस ₹1,80,000. सो क्योंकि हमें प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है जिसमें शेयर होल्डर्स फंड है, सो शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. सो शेयर कैपिटल दिया हुआ है ₹3 लाख का और रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है ₹1,80,000 का. ऐड करेंगे आएगा ₹4,80,000. ओके, सो शेयर होल्डर्स फंड है ₹4,80,000 का. और नॉन करेंट एसेट दिया हुआ है ₹13,20,000 का स्ट्रेट फॉरवर्ड. और करंट एसेट है ₹6 लाख का. नाउ when you add it is 19,20,000 as total asset, क्योंकि फॉर्मूला में टोटल एसेट यूज हो रहा है और शेयर होल्डर्स फंड भी हमने कैलकुलेट कर लिया है. यहाँ पर आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ के साइड के डिटेल्स का कोई ज़रूरत नहीं है. फाइन, यहाँ भी 19,20,000 ही होगा, लेकिन हमें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ से अभी कोई वास्ता नहीं है क्योंकि हम प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं. नाउ प्रोप्राइटरी रेशियो is equal to shareholders fund, that is equal to 4,80,000 divided by total asset is 19,20,000, and the answer is 0.25:1. मतलब जितना भी टोटल एसेट है उसका 25 मतलब उसका 1/4 जो है वो शेयर होल्डर्स फंड से फाइनेंस्ड है. फाइन, इसे हम परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसे ऐसा करिए कि इट इज़ 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 100. अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 25%. सो आइदर यू कैन एक्सप्रेस इट इन परसेंटेज और इन प्योर रेशियो. फाइन, मतलब आप यहाँ देख करके समझिए कि जितना भी टोटल एसेट है इसका 25% शेयर होल्डर्स फंड से फाइनेंस्ड है. Now let us discuss question number 54. From the following information, calculate proprietary ratio. Equity share capital is 3 lakh, preference share capital is 1,50,000, reserves and surplus is ₹75,000, debentures ₹1,80,000, trade payables ₹45,000. भाई ये सारे आइटम्स लाइबिलिटीज़ के हैं और इनका ग्रैंड टोटल है ₹7,50,000. उसी तरीके से एसेट्स का डिटेल यहाँ दिया हुआ है. Property, plant and equipment 3,75,000. Then short-term investments are ₹2,25,000 and other current assets are ₹1,50,000. यहाँ पर आपको बैलेंस शीट पहले से ही बनी हुई दी हुई है क्वेश्चन में. फाइन, इसे आप गौर से देखेंगे तो फर्स्ट 3 आइटम्स जो है ये शेयर होल्डर्स फंड है. फाइन, डिबेंचर्स क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी होता है और ट्रेड पेबल्स आर करंट लाइबिलिटीज. ओके, और एसेट्स में देखेंगे तो ये नॉन करंट एसेट है और ये दोनों जो हैं आखिरी के ये करंट एसेट है. तो ये पूरा बैलेंस शीट ही हमें यहाँ दिया हुआ है. हमें निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो. प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट. वेरी सिंपल है ना. सो व्हाट इज शेयर होल्डर्स फंड? फर्स्ट 3 आइटम्स को हम ऐड करते हैं तो शेयर होल्डर्स फंड आएगा. आप इसे ऐड करेंगे तो आएगा ₹5,25,000. नाउ डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इज 7,50,000 एंड यू गेट 0.7:1. नाउ दिस इज योर आंसर. नाउ इसके लिए आपको कॉपी लेने की भी जरूरत नहीं है. जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट. इसे आप परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. 0.7 × 100 दैट इज इक्वल टू 70%. मतलब टोटल एसेट्स का 70% शेयर होल्डर्स फंड से फाइनेंस्ड है. एंड दैट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज अनसिक्योर्ड लेंडर्स इसी रेशियो को कैलकुलेट करके अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कंपनी के साथ जांचते हैं. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 55. कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग.
इक्विटी शेयर कैपिटल ₹4,50,000, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹3,20,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस ₹65,000, क्रेडिटर्स ₹1,10,000, 9% डिबेंचर्स ₹3 लाख, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ₹7 लाख, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ₹2,45,000 एंड करंट एसेट्स ₹3 लाख। नाउ प्रोप्राइटरी रेशियो में हमें क्या की ज़रूरत है? शेयर होल्डर्स फंड की ज़रूरत है। सो इन तीनों को मिला करके शेयर होल्डर्स फंड बन जाएगा। वेरी सिंपल, शेयर होल्डर्स फंड। और टोटल एसेट्स निकालने के लिए, क्योंकि ये क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स तो करंट लाइबिलिटी है, 9% डिबेंचर्स भी हमें इग्नोर करना है क्योंकि ये एक नॉन करंट लाइबिलिटी है। फाइन। बाकी के ये जो तीनों हैं, ये तीनों बैलेंस शीट के एसेट हैं। फाइन। सो यही हमारा क्या बनेगा? टोटल एसेट बनेगा। Let us see this in the solution. So we will see solution 55. Now proprietary ratio के लिए दिया हुआ इंफॉर्मेशन है इक्विटी शेयर कैपिटल, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। सो शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये तीनों ही अमाउंट दिया हुआ है, दैट इज 4,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल का है, प्लस 3,20,000 इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया हुआ है ₹65,000 का, एंड इट इज ₹8,35,000। सो ये 8,35,000 है शेयर होल्डर्स फंड। देन क्रेडिटर्स आर ₹1,10,000, सो ये करंट लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स आर ₹1,10,000 एंड 9% डिबेंचर्स 3 लाख रुपीज का है जो कि नॉन करंट लाइबिलिटी है। इस तरीके से ये हो गया 12,45,000 का। सो यहाँ भी 12,45,000 ही रहेगा। फाइन। हालांकि अलग इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है नॉन करंट एसेट का और करंट एसेट का दिया हुआ है। सो नॉन करंट एसेट में आ जाएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स प्लस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो लेट अस ऐड इट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ₹2,45,000 का है एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ₹7 लाख का। दोनों को ऐड करने से 9,45,000। सो यहाँ लिखेंगे 9,45,000 और करंट एसेट हमें अलग से ही दिया हुआ है ₹3 लाख का। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट दोनों साइड का टोटल बराबर है, तो टोटल एसेट्स 12,45,000 ही है। नाउ वी कैन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। सो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड ही होता है, दैट इज 8,35,000 डिवाइडेड बाय 12,45,000, that is equal to 0.67:1 और 67%। मतलब टोटल एसेट्स का 67% शेयर होल्डर्स फंड से फाइनेंस्ड है। क्वेश्चन नंबर 56, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो इफ टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज 2:1, डेट इज ₹5 lakh and equity share capital is 0.5 times of debt. Preference share capital is 25% of equity share capital. Net profit before tax is ₹10 lakh and rate of tax is 40%. Now it looks complicated, but let us crack it. Let us see question number 56. क्वेश्चन में टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स और ये रेशियो है 2:1, सो 2/1। और क्वेश्चन में हमें डेट दिया हुआ है 5 लाख रुपीस का। फाइन। डेट 5 लाख रुपीस का है तो रेशियो के हिसाब से टोटल एसेट जितना भी डेट है उसका डबल है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, सो 5 लाख का डबल मतलब टोटल एसेट्स हमें पता चल गया 10 लाख रुपीस का। सो टोटल एसेट इज इक्वल टू ₹10 लाख। अब हम शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करेंगे।
जिसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। सो इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ डेट। फाइन। सो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई डेट कितना है, 5 लाख है। सो ये आ गया हमारा 2,50,000 फर्स्ट कंपोनेंट। फिर है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल का 25% है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 2,50,000 है, इसी का 25% है। सो वी विल कैलकुलेट 25% ऑफ इट, दैट इज इक्वल टू 62,500। फिर एक और कंपोनेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट। ये रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा होता है। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए होता है हमें, आफ्टर टैक्स। फाइन। सो प्रॉफिट दिया हुआ है 10 लाख रुपीस का और टैक्स दिया हुआ है 40%। सो हम इसमें से 4 लाख रुपीस लेस कर देंगे। 10 लाख का 40% 4 लाख होता है, लेस करने से यह आ गया 6 लाख रुपीस। सो इस तरीके से हमारा शेयर होल्डर्स फंड तैयार है एंड इट इज 9,12,500। सो बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ proprietary ratio we have got, that is total asset and shareholders fund. So let us calculate proprietary ratio now just by putting the values. shareholders fund हमने अभी कैलकुलेट किया ₹9,12,500 और टोटल एसेट्स हमने कैलकुलेट किया है 10 लाख। सो द आंसर इज 0.9125:1 और 91.25%। आप इसे कोई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट इन परसेंटेज। इसका मतलब यह है कि टोटल एसेट्स का 91.25% शेयर होल्डर्स फंड से फाइनेंस्ड है, जो कि अनसिक्योर्ड लेंडर्स और क्रेडिटर्स के लिए एक अच्छी बात है। Let us see question number 57. State with reason whether proprietary ratio will improve, decline, or will not change because of the following transactions if proprietary ratio is 0.8:1. Now, first is obtained a loan of rupees 5 lakh from State Bank of India payable after 5 years. मतलब ये long term loan है. Second, purchased machinery of rupees 2 lakh by check. Then third, redeemed 7% redeemable preference shares rupees 3 lakh. Fourth, issued equity shares to the vendors for building purchased for rupees 7 lakh. And fifth is redeemed 10% redeemable debentures of rupees 6 lakh. Now, इन सारे ट्रांजैक्शंस का इस रेशो पर क्या असर होगा ये हमें देखना है। देखिए यहाँ क्या अमाउंट दिया हुआ है 5, 2, 3, 7, 6 और यहाँ 0.8 है। तो हमें यहाँ अज्यूम करेंगे हम इस रेशियो को हम अमाउंट में, तो लेट अस अज्यूम इट इज़ 10 लाख, इट इज़ 8 लाख एंड 10 लाख। फाइन, क्योंकि हर अमाउंट जो है वो इनसे छोटा होना चाहिए, ताकि क्या होगा इन अमाउंट्स का आखिर इस रेशियो पे क्या असर होगा, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में ये ऐड होंगे या सबट्रैक्ट होंगे या नो चेंज होगा। तो क्योंकि सबसे बड़ा अमाउंट यहाँ जो दिख रहा है 7 लाख है, तो हम इसे 8 लाख ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में हम 10 लाख लेंगे, सो दैट वी कैन फिट दिस फिगर्स देयर एंड वी कैन कैलकुलेट वेदर द रेशियो इज इंप्रूविंग, डिक्लाइनिंग और इज नॉट चेंजिंग। सो क्वेश्चन नंबर 57 वी विल डिस्कस। प्रोप्राइटरी रेशियो हमें दिया हुआ है 0.8:1। सो लेट अस अज्यूम इट एज रुपीज 8 लाख बाय रुपीज 10 लाख फॉर अवर कन्वीनियंस एंड easy understanding of the topic. Transaction है obtained a loan of rupees 5 lakh from State Bank of India which is payable after 5 years. So ये long term loan है क्योंकि 5 years इसका term है and as a result हमें बताना है कि proprietary ratio में क्या असर होगा। Now पहले से ही हमारे पास है ये 8 लाख by 10 लाख है, 8 लाख divided by 10 लाख।
अब आपने लोन ले लिया तो एसेट्स, टोटल एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा 5 लाख से, फाइन। लेकिन शेयर होल्डर्स फंड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिस लोन इज व्हाट, दिस लोन इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, दैट इज नॉन करेंट लाइबिलिटी है ये, फाइन। सो नॉन करेंट लाइबिलिटी का शेयर होल्डर्स फंड में कोई इफेक्ट नहीं होगा। नाउ एज अ रिजल्ट दिस रेशियो विल नाउ बिकम 8 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख, और ये हो जाएगा 0.53:1। देखिए पहले 0.8 था, अभी 0.3 हो गया, इट मीन्स द रेशियो हैज डिक्लाइंड। रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल एसेट्स एंड नो चेंज इन शेयर होल्डर्स फंड। नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन इज परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹2 lakh बाई चेक। सो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, फाइन। नाउ परचेज ऑफ मशीनरी, शेयर होल्डर्स फंड से इसका कोई लेना देना नहीं है, फाइन। शेयर होल्डर्स फंड में इसका कोई असर नहीं होगा। असर कहाँ होगा? टोटल एसेट में होगा। और टोटल एसेट में क्या असर हो रहा है? जैसे कि हमने बनाया था 8 लाख रुपीज़ इन द न्यूमरेटर एंड 10 लाख रुपीज़ इन द डिनोमिनेटर, ये हमारा रेशियो है। अब हमने 2 लाख रुपीज़ का मशीन खरीदा तो टोटल एसेट्स बढ़ जाएगा 2 लाख रुपीज़ का, लेकिन एट द सेम टाइम बैंक से पेमेंट होगा तो 2 लाख रुपीज़ डिक्रीज भी हो जाएगा। सो इट इज़ नलीफाइड हेयर, और शेयर होल्डर्स फंड में तो कोई असर नहीं होगा। सो यहाँ पर क्या आ गया? नो चेंज। पहले जितना है 0.8:1 अभी भी उतना ही है। रीजन इज मीन्स दिस ट्रांजेक्शन विल लीड टू नो इफेक्ट ऑन शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल एसेट्स। एंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिडीम्ड 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹3 लाख। नाउ हमारे पास पहले से ही रेशियो है 8 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, ये हमारा रेशियो है। नाउ ये दिया हुआ ट्रांजैक्शन है, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया, वापस कर दिया उनका पैसा। एज अ रिजल्ट शेयर होल्डर्स फंड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा 3 लाख रुपीज़ से। और क्योंकि हमने रिडीम कैश में किया होगा, इसलिए टोटल एसेट से भी कैश या बैंक कम हो जाएगा। नाउ द न्यू रेशियो इज 5 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख, which is coming 0.71:1। सो पहले ये कितना था? पहले था ये 0.8:1, फाइन। और अब कितना हो गया? 0.71:1। सो इट इज डिक्लाइंड। और रीजन है डिक्रीज इन शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल एसेट्स बाय सेम अमाउंट। Now next transaction is issued equity shares to vendor for purchase of building ₹7 lakh। और हमारे पास रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो है 0.8:1, जिसे हमने 8 लाख 10 लाख माना है, फाइन। अब हो क्या रहा है कि हम एक बिल्डिंग खरीद रहे हैं और परचेस कंसिडरेशन इज पेड इन शेयर्स, दैट इज इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब है इक्विटी शेयर्स इश्यू हो गया 7 लाख रुपीज़ का। सो शेयर होल्डर्स फंड जो कि न्यूमरेटर में है ये इंक्रीज हो जाएगा। एट द सेम टाइम क्योंकि बिल्डिंग एक्वायर किए हैं, इसलिए टोटल एसेट्स भी इंक्रीज हो जाएगा 7 लाख रुपीज़ से। नाउ द न्यू रेशियो इज इन द न्यूमरेटर यू गेट 15 लाख रुपीज़ चेंज्ड। नाउ हियर इट इज 17 लाख रुपीज़ अगेन चेंज्ड, and the ratio has now changed to 0.88:1. Fine, it means what? It has improved. क्योंकि पहले कितना था? 0.8:1 था, अभी कितना हो गया? 0.88:1 means what? It has increased due to increase in shareholders fund and total assets by the same amount. Now the transaction is redeemed 10% redeemable debentures of ₹6 lakh, और हमारे पास रेशियो है 0.8:1, फाइन। दिस इज प्रोप्राइटरी रेशियो जिसे हमने माना है 8 लाख रुपीज़ और 10 लाख रुपीज़। अब हम डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, और डिबेंचर्स आर व्हाट? इट इज़ नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। ये शेयर होल्डर्स फंड नहीं होते हैं,
फाइन। एज अ रिजल्ट शेयर होल्डर फंड न्यूमरेटर पे कोई भी असर नहीं होगा। फाइन। और रिडीम किया गया है कैश में, इसका मतलब है टोटल एसेट्स में से 6 लाख रुपीस कम हो जाएगा, क्योंकि चाहे आप कैश से दीजिए आप बैंक से दीजिए, टोटल एसेट्स तो कम होगा ही। सो न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर हैज़ नाउ रिड्यूस्ड। नाउ द रेशियो हैज़ बिकम 8 lakh by 4 lakh, which is 2:1। इट मीन्स 0.8 से बढ़कर 2 हो गया, मतलब ये इम्प्रूव हो गया है due to decrease in the value of total assets and no change in the numerator, that is shareholders fund। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। डिस्पाइट दिस, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. And if you have not yet, then please do like it, subscribe it and share it among your friends. Thank you so much for watching this video.